हेलो। जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। मैं डॉक्टर रणधीर शर्मा आपको अपने तहे दिल से अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। और ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम स्मॉल इंटेस्टाइन का डिसीज नंबर 2 की बात करेंगे, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डिसीज होती है। उसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, साइबो। SIBO। यस का मतलब है स्मॉल, आई का मतलब है इंटेस्टाइन, बी का मतलब है बैक्टीरियल, ओ का मतलब है ओवरग्रोथ, साइबो। फ्रेंड्स, यह इंटेस्टाइन में कैसे होता है, क्यों होता है, इसका किस तरह ट्रीटमेंट करना चाहिए, किस तरह अपना मैनेज रखना चाहिए, इसके बारे में हम जानते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट 2 है। यह ज़्यादातर अपने एबनॉर्मल इंक्रीज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, हमारे इंटेस्टाइन में एबनॉर्मलिटी बढ़ती है और बैक्टीरिया जैसे सड़ जाता है तो वहाँ पर कीड़ा की मात्रा बहुत तेज़ी में बढ़ती है और उससे हमारे शरीर को नुकसान होती है। और उसके कारण हमें ब्लोटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, और जो भी अच्छे पौष्टिक आहार, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को मिलना चाहिए, इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती तो हमारे शरीर को दिक्कत आ जाती है। तो इंटेस्टाइन उसको नहीं एब्जॉर्ब कर पाती है, इसके कारण बहुत सारी तकलीफ होती है। और वहाँ पर बैक्टीरिया जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती तो सड़ जाती, तो वहाँ बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। इसके लिए नाम लिया गया स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, साइबो। ये कंडीशन वह कंडीशन है कि बहुत ज़्यादा सी मात्रा में बैक्टीरिया पैदा होती है, प्रोड्यूस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसलिए इसे नॉर्मली कॉलोन में भी पाया जाता है, मतलब इंटेस्टाइन में हुआ तो कॉलोन में जाना ही है। और वह चीज़ धीरे धीरे हमारा जो नॉर्मल डाइजेस्टिव का जो सिस्टम है, खाना हजम करने की क्षमता, उसको स्लो कर देती है और वो बराबर वर्क नहीं करने देती। उसके कारण भी हमारा इंटेस्टाइन खराब हो सकता है, तो उससे हमारी बॉडी में दिक्कत हो सकती है। फ्रेंड्स, उसके लक्षण क्या हैं? साइबो स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ के लक्षण क्या हैं? साबो ये बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, जैसे कि पेट में ब्लोटिंग होना, खिंचाव होना, डिस्टेंशंस होना, कभी आपको गैस जैसा बना रहेगा, सुस्ती जैसा आएगा, और आपकी पतली दस्त होगी, कब्जियत बना रहेगा, या दोनों साथ में हो सकता है। और वोमिटिंग और नौसिया, चक्कर आ सकते हैं, यानी कि घूमनी जो बोलते हैं, सिर घूमता रहता है और हमें कुछ नहीं जाता है, और उल्टी भी हो सकती है, वोमिटिंग भी हो सकती है। बाद में अपने खान पीन की न्यूट्रिशंस डिफिशिएंसी भी हो सकती है, जिसमें कि आपके अच्छे पौष्टिक आहार जो शरीर को मिलना चाहिए और जो लीवर द्वारा हमारा इंटेस्टाइन में जाता है और उसके बाद में धीरे धीरे सब जगह प्रेरित होता है, सब जगह प्रोसेस में जाता है, हर पार्ट्स में जाता है। तो वहाँ पर अगर वह चीज़ कम ही पाई गई तो हमें विटामिन B12 की कमी होने लगती है। अगर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिला तो हमारे B12 की डिफिशिएंसी हमारे बॉडी में मिलने लग सकती है। तीसरा, जनरल सिस्टम पाया जाता है कि हमें सुस्ती आती है, कमजोरी आती है, हमारे वज़न में कमी होने लगती है, हमारे जॉइंट में दर्द होने रहते हैं, स्किन में प्रॉब्लम जैसे खुजलाहट होने सकती है, और भी शरीर में चीरे, क्रैकनेस आ सकता है, यानी रैशेस आ सकते हैं, और भी तरह तरह के स्किन के प्रॉब्लम हो सकते हैं। आप में हेडेक भी हो सकता है, और आपका हमेशा मूड, माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहेगा कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। 2-2 मिनट में आपका मन बदलते रहेगा, यानी मूड सही नहीं रहेगा। कभी लगेगा ये कार्य कर दूं, अब करने गए तो बोलते नहीं नहीं, इसको छोड़ के दूसरे काम करूं। मतलब माइंड कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर एबनॉर्मलिटी आती है तो आपका माइंड को डिस्टर्ब करके रखेगा
और कोई भी चीज़ के लिए आप निर्णय नहीं ले पाएंगे। कोई भी काम करना चाहें तो भी आप उसका निर्णय नहीं ले पाएंगे कि हम किस तरह कार्य करें, क्योंकि कार्य करने के पहले जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारे फंक्शन को डीमेरिट कर देती है, और डीमेरिट करने से हमारा फंक्शन, हमारे बॉडी को, हमारे ब्रेन को बराबर हार्मोनल चेंजेस नहीं कर पाती कि ताकि ब्रेन इंडिकेट करे कि यह वर्क करो, क्योंकि ब्रेन को भी हमें बांध के रख लेती है। अब ब्रेन ऐसा एक पार्ट है कि पूरे शरीर में कहीं पे भी तकलीफ़ होता है तो ब्रेन को तुरंत अटैच होता है। उसी तरह जिस तरह के आपके पैर में कांटे चुभ जाए तो पूरा ब्रेन में पहले पता चल जाता है। अब ब्रेन अपने आँख को देखने के लिए बोलता है, आँख अपने हाथ को इंडिकेट करता है, हाथ बढ़ाओ, और नाखून को अपने हाथों के उंगली के नाखून को बोलता है उसको पकड़ के खींच लो। तो कांटा जब खींच जाती है तो ब्रेन बोलता है कि अब बॉडी नॉर्मलाइज हो गई है, अब बॉडी रिलैक्स हो जाता है। उसी प्रकार स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई डिसीज़ होती है तो हमारे पूरे शरीर में फैलता है, उससे कि ब्रेन को हमें पता चलता है कि मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, ये तकलीफ़ हो रहा है। ब्रेन खाली हमें यह बताता है कि हमें कहाँ पर क्या तकलीफ़ हो रही है अपने शरीर में, वह इंडिकेट करता रहता है यहाँ पेन है, और इसको जैसे ही सुधार हो जाती है तो ब्रेन बोलता है बस हो गया, अब आपकी बॉडी सुरक्षित है। तो फ्रेंड्स, यह चीज़ रह गया। तो साइबो ये लार्ज नंबर में बैक्टीरिया होने के कारण हो सकती है, और इतना तेज़ में ग्रोथ होती है। अगर उसको हम सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं किए, खान पीन को ध्यान नहीं रखे, तो वह बहुत तेज़ी में ग्रोथ होता है। और इसमें बहुत सारे इंक्लूड भी होती है, जैसे कि आपकी मोटिलिटी पावर, जो चलने की मतलब चलने की ताकत है, जो अपना खाना बराबर टाइम से डाइजेस्ट होना चाहिए उस चीज़ को स्लो कर देती है। स्लो करती है तो प्रॉपर टाइम से डाइजेस्ट नहीं होगा तो भी हमें एसिडिटी का प्रॉब्लम होते रहता है, और वहाँ पर बैक्टीरिया बहुत तेज़ी में बढ़ते रहता है। और उसके कारण हमारे पास में IBS, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम नाम की डिसीज़ भी हो जाती है, जो कि पेट में हमेशा स्टमक में ब्लॉट होते रहता है। स्टमक में हमेशा ब्लॉटिंग होते रहता है IBS। और उसके बाद में हमारे एनाटॉमिकल जो इंटेस्टाइन की बनावटें हैं, उसके टिश्यू हैं, उसके सेल्स हैं, वहाँ छोटे छोटे पाउच आ जाते हैं और उनकी बनावटें में ख़राब पाई जाती है, और उसमें सर्जिकल चेंजेस भी हो जाते हैं, और हमें समय पे कभी कभी सर्जिकल भी करना पड़ सकता है, दूरबीन द्वारा भी किए जाते हैं यह चीज़। लेकिन हम समय रहते इंटेस्टाइन पे प्रेशर न होने दें, और उस तरह की गलतियां हम ना करें कि हमारा इंटेस्टाइन को डिसीज़ को बढ़ते हुए के लिए हम सपोर्ट करें, जाके इंटेस्टाइन को हम उसके लिए ऐसी चीज़ करें कि इंटेस्टाइन को हमारा खाना पचाने के लिए बहुत उसको आसान पड़े, क्योंकि लीवर तो डाइजेस्ट करता है, बाकी तो सारे इंटेस्टाइन के द्वारा ही सब इधर उधर फैलता है, और जो भी विटामिन्स है अब बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। फिर बाद में हमारे बॉडी में इसके इंटेस्टाइन खराब होने से हमारे में जो स्टमक एसिड बनाती है, जो कि फालतू चीज़ जो रहेगा, कुछ काम करते एसिड मिलने से उसको डाइजेस्ट करती है, और जो नई चीज़ एसिड से डाइजेस्ट नहीं होने वाली है तो बाहर फेंकती है। क्योंकि खाना को भी हजम करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। जिस तरह हम चावल बनाने की तैयारी करते हैं तो हम पानी बॉईल करते हैं, और पानी बॉईल में आग में रखते हैं, और चावल को जब डालते हैं तो वो भी वहाँ पर भी केमिकल रिएक्ट होता है, पानी उबाला जाता है आग के द्वारा, तो वही यहाँ पर एसिड बनती है जो कि खाने को डाइजेस्ट करने का काम करती है। वहाँ पर पानी बॉईल करते हैं आग द्वारा तो चावल को पकाने का काम करती है। तो इसी तरह हमारे बॉडी में जो एसिड बनती है वो डाइजेस्ट करने का काम करती है, तो वह एसिड बनना कम हो जाता है। इसके कारण भी हमें बहुत सारे चीज़ तकलीफ़ होती है, पेट में एसिडिटी बनती है, तो हम लोग कोई भी एलोपैथी में एंटासिड लेते हैं, डाइजीन लेते हैं, एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ लेते हैं ताकि आपको पेट में ठंडक पहुंच सके, क्योंकि पेट में गर्माहट
महसूस होती रहती है, तो वो ठंडक पहुंचाने के लिए आप एलोपैथी में यह चीज़ लेते हैं। फिर आता है इंटेस्टाइन के ख़राब होने से आपके इम्यूनल सिस्टम कमज़ोर होने लगती है, ताकि आप कहीं पे भी आप एकदम कमज़ोर जैसा महसूस हो, कुछ करने का दिल नहीं करता है और आपकी बॉडी में बहुत दर्द रहता है और बैक्टीरिया की तादाद बहुत बढ़ती रहती है। अगर इस तरह हम करते हैं, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर हम शुगर खाते हैं, चीनी खाते हैं। हम चीनी की बार बार बॉयकॉट कराने के लिए सभी से आग्रह कर रहे हैं कि चीनी की जगह पर गुड़ खाएं, जैगरी खाएं, तो आपको आने वाले कल में न शुगर होगा न कुछ होगा, लेकिन गुड़ खाएंगे तो, क्योंकि चीनी में ऐसी केमिकल डाली जाती है कि बहुत सारे वाइट आ जाते हैं। देखिए, गन्ने का अगर रस निकाला जाए, उसको गाढ़ा बनाया जाए तो एकदम ब्राउन आता है, जो कि चीनी एकदम वाइट हो जाती है। तो चीनी को थोड़ा सा कम करने का प्रयास करें और जैगरी यानी गुड़ को ले, ताकि आपका सेहत मजबूत हो जाए। और हम लोग रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज़्यादातर लेते हैं और उसमें फाइबर बराबर नहीं ले पाते। किसी तरह आजकल के इस समय में मार्केट में सब्जियां आ रही हैं और सब्जियां को भी ये भी देखा गया है, कोई भी गंदे पानी में साफ़ करके आपको साफ़ सुथरा दे देते हैं, दिखाई देता है। तो कोई भी सब्जियां घर पर लाते हैं तो उसको कम से कम पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उस सब्जी को उस पानी में डाल के 5 से 10 मिनट छोड़ देना है, या तो 3 बार वही नमक पानी से 3 बार धो लेना है, फिर सादा पानी से धो के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो वह भी जाके हमारे इंटेस्टाइन को बहुत खराबी हो रहा है, क्योंकि बाहर का कलरफुल आके डायरेक्ट कट के हम बनाएंगे सब्जी, तो उसके साथ में हमारे शरीर में काफ़ी तकलीफ़ हो सकता है। उसके बाद में आता है मेडिकल कंडीशन। अब जब मेडिकल कंडीशन की बात करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, ये सब बहुत तकलीफ़ होती है, जिसके कारण हमारे सेलियाक डिसीज़, क्रॉन डिसीज़ और बहुत सारी डिसीज़ का बढ़ावा रिस्क बढ़ते रहता है और हमें बहुत सारी चीज़ और भी तकलीफ़ हो सकती है। तो अगर हम साइबो का डायग्नोस करेंगे, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ को अगर डायग्नोस करेंगे, तो सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है। गैस इंटेस्टाइन में बहुत तेज़ी में बनता है, जो कि बहुत लोग परेशान रहते हैं। और ट्रीटमेंट एलोपैथी में देंगे तो थोड़ा सा राहत हो सकती है, लेकिन उसका जड़ से जा नहीं सकते। कारण है हमारा खान पीन। जब तक हम खान पीन को सही तरीके से नहीं रखेंगे, कोई भी मेडिसिन, कोई भी चीज़ जल्दी सुधार नहीं कर सकती। तो इसके कारण हम एलोपैथी में एंटीबायोटिक करते हैं कि बैक्टीरिया को रिड्यूस किया जाए, और ठंडक करने के लिए एंटासिड वगैरह यूज़ करते हैं। इसलिए हमारे शरीर को थोड़ा सा राहत मिलने का काम करते हैं कि ओवर ग्रोथ न हो, लेकिन जो बैक्टीरिया बन जाता है वहीं का वहीं रहती है, लेकिन रुकावट है। लेकिन अगर खान पीन में आप सब सही तरीके से रखेंगे तो इस चीज़ का बढ़ावा नहीं होगा और आपका बॉडी मजबूत रहेगी। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि साइबो हो रही है, तो आप खाने पीने में बिल्कुल ध्यान रखें और तुरंत हेल्थ केयर यानी डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, उनसे खान पीन के मैनेजमेंट रखें, ताकि जो भी अगर कुछ मेडिसिन देते हैं, चाहे इलेक्ट्रो हो चाहे जो भी हो, आप लेके उसका इस्तेमाल करें और खान पीन का मैनेजमेंट करेंगे तो आपका बॉडी बहुत तरह से मजबूत आया। रुके आगे का सेशन अभी चालू है। जिन्होंने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की आइकन को ज़रूर घंटी दबाएं, ताकि आने वाली हमारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो इसके लिए हमारे पास में अन्य पैथी की भी अलग अलग दवाइयां हैं, वो लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाइयाँ में हम चलते हैं, तो हमारे पास में ES1, वेन2 और वाइट इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम अगर थर्ड डाइल्यूशन में 10 ड्रॉप्स दिन में 3 बार लेते हैं
तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं। और खाने के बाद में S10, C5, A1, RE खाने के बाद लेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन हो या कोई भी चीज़ है, उसको आगे फंक्शन बढ़ाने का कार्य करती है। और बाकी आप अपने हिसाब से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर अपने हिसाब से बाकी अटैचमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ में F2C5WE का एक ऑइंटमेंट बना ले और नाभि पर या पॉइंट नंबर 24, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 इस पर दिन में 2 से 3 बार ज़रूर लगाएं। तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ओवर ग्रोथ है, बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ, इसको रोका जा सकता है। और हमारे जो भी पेशेंट इस तकलीफ़ से है उसको रोक के उनको सुधारा जा सकता है, उनका हेल्थ सुधर सकती है। और अभी हम सबसे एक चीज़ और आह्वान करते हैं कि कोई भी चीज़ जो खाना बनाएं दोबारा गर्म करके न खाएं, वो पॉइजनस है। तो आप कितने भी ट्रीटमेंट कराओगे तो आपको राहत नहीं मिलेगी। तो जो भी घर में खाना बनाते हैं उसको दोबारा गर्म ना करें, जो रहे ठंडे खा लें, साथ में वार्म वाटर ज़रूर लें। इतना करके मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। अब मिलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का नेक्स्ट डिसीज़ लेके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी।